औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर आबिद अली ख़ान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, फैमिली केयर क्लिनिक, क्वार्टर रोड फतेह जंग से। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ट्यूबरकुलम मतलब स्मॉल स्वेलिंग और ओसिस मतलब चेंजेस डिजीज़। तो आज जिस बीमारी के मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं वो दुनिया में वर्ल्ड वाइड HIV एड्स के बाद सबसे ज़्यादा इसमें अफवात वाक़या हुई हैं। कितनी पुरानी है? ये इतनी पुरानी है कि 4000 साल कबल मसीह से दरियाफ़्त होने वाली जो मम्मीज़ हैं उनके स्केल्टन में भी ट्यूबरकुलोसिस पाई गई है, यानी उनकी हड्डियों में भी TB पाई गई है। तो अगर इतनी पुरानी है तो इसकी तारीख़ तो इतनी ही पुरानी जितनी मैंने बताई है, लेकिन इसके मुख्तलिफ़ अदबार में मुख्तलिफ़ नाम रहे हैं। किसी ने वाइट स्वेलिंग कहा है, किसी ने वाइट पोटैटो कहा है। फ़र्स्ट टाइम जो ट्यूबरकुलोसिस की टर्म है ये 1860 में थॉमस हॉक ने लंदन में किंग्स अस्पताल में इस टर्म को यूज़ किया है और अपनी किताब में इसको लिखा है ट्यूबरकुलोसिस। बेसिलिस कैल्मेटिगोराइन ने 1921 में सबसे पहले इसके इलाज दरियाफ़्त करने की बजाय इससे प्रोटेक्शन यानी इससे हिफाजती इक़दाम के तौर पर वैक्सीन दरियाफ़्त की, जिसको BCG उनके नाम के ऊपर BCG का नाम दिया गया है। 1921 में ये दरियाफ़्त हुई है और 1946 में फ़र्स्ट टाइम जब स्ट्रेप्टोमाइसिन दरियाफ़्त हुई तो उसी के साथ ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हुआ है। और 1980 में सबसे पहले ड्रग रेजिस्टेंस सामने आई। ये मुख्तसर सा हवाला है TB के हवाले से। तो आइए अब हम तफसील से जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस की हम डेफिनेशन करेंगे तो हमने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ क्रोनिक कंटेजियस इन्फेक्शन, यानी दमी और वबाई यानी एक दूसरे से फैलने वाली इन्फेक्शन है जो कि सबसे पहले फेफड़ों को मुतासर करती है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसको काज करता है। जिस ऑर्गन में जाती है उसी के नाम से हम TB का नाम दे देते हैं। जैसे फेफड़ों में जाएगी तो हम पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे, पूरे जिस्म में फैल जाएगी तो मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। इसी तरह दिमाग में जाएगी तो TBM, स्किन में जाएगी तो स्किन की TB, जॉइंट्स में जाएगी तो जॉइंट्स की TB, किडनी की TB खिलाएगी। तो इस तरह जिस ऑर्गन में जाएगी तो उसी में। लेकिन मेन इसका फोकस जो है वो है लंग्स। तो एक दफ़ा डेफिनेशन फिर रिपीट कर देता हूँ कि क्रोनिक कंटेजियस इन्फेक्शन फर्स्ट इंटर इनटू लंग्स एंड काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नहीं जी, ट्यूबरकुलोसिस वैसे तो वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में फैली हुई है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इससे बचा हो। ख़ास तौर पे जो ठंडे ममालिक हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसका इलाज कर लिया है, इसकी हिफाजत कर ली है, यानी हिफाजती टीके लगवा लिए हैं। तो हम उनके डेटास के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, हम तो अपने पाकिस्तान के मतलब बात करते हैं। तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बेतरतीब 230 पर 1 लाख, 310 पर 1 लाख और 39 पर 1 लाख केसेस पिछले सालों में रिपोर्ट हुई हैं। जबकि
69,000 केसेस की डेथ हुई है पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में सालाना डेथ होती है, और 41,000 नए केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। तो ये एक बढ़ते हुए लम्हा फ़िक्रिया है। हम सब ने मिल के इसके लिए कोशिश करनी है। हमने अपने इर्द गिर्द अपने आप को टीबी से बचाना है। रिस्क फैक्टर्स, तो सबसे ज़्यादा जी इससे ट्यूबरकुलोसिस से कौन से लोग हैं जो मुतासर हो सकते हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनके घर में ऑलरेडी एक अदद टीबी का पेशेंट दाखिल है, मौजूद है। तो हाई रिस्क पे सबसे पहले वो लोग होंगे। सेकंड, वो लोग जो ड्रग अब्यूज़ से मुराद जो चरस से फ़ियोन सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं या कोई दूसरी ड्रग यूज़ करते हैं। वो तीसरे, वो लोग जो जिनकी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, मतलब इन्फेक्शन हुई है और वो उससे इलाज ही नहीं करवा पा रहे, और वो बार बार उनसे इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। चौथे, वो लोग जो जिनकी अपनी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम ही कमज़ोर है। पाँचवें, वो लोग जो तंगो तरीक जगहों पे रहते हैं। छठे और ख़ास तौर पर वो लोग जो जहाँ पे गुर्बत है, पुअर लोग हैं, वो लोग इसके शिकार हैं। और सातवें और आखिर पे मेरे मेडिकल वाले भाई, जो लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ में काम करते हैं और लॉन्ग अरसा तक काम करते रहते हैं और उनका खाना पीना इतना अच्छा नहीं होता, तो वो हेल्थ वर्कर्स भी बीमार हो सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं टीबी के। हाँ जी, तो टीबी फैलती कैसे है, कैसे फैलती है कि हमें मतलब क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? तो उस सिलसिले में ये है कि जी, मुतासरा शख्स जो होता है, जिसको टीबी होती है, जब वो खांसी करता है, छींक लेता है, बात करता है, या वो पिटिंग यानी थूक करता है, तो उसकी थूक में माइकोबैक्टीरियम एक न्यूक्लियाई चला जाता है और वही जो है फैलता है। बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि जब ये स्पुटम जो है ड्राई होके डस्ट बन जाता है और उससे भी फैलना शुरू हो जाता है। मेन ये वाटर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मुँह से थूक निकल रहा है, तो जो भी उसको ऑब्ज़र्व करेगा, इनहेल करेगा, वही उससे जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, जिसको जो इन्फेक्शन हासिल कर लेगा, तो इस तरह ये इन्फेक्शन फैलती रहती है। रिस्क फैक्टर्स में हमने बात कर ली है कि ज़्यादातर कौन से लोग हैं। तो ऐसे लोग जिनके स्पुटम में AFB एसिड फास्ट बेसिली पॉजिटिव आ रहा हो, तो वो एक शख्स जो है लाखों इंसानों को टीबी फैला सकता है। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि जब भी अपना बलगम करे तो अच्छी जगह उसको करे और महफूज कर दे, बल्कि ज़मीन में गाड़ दे। लेकिन जी, अब हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस कहते हैं कि रास्ता और जेनेसिस फैलने का। तो फैलने का इसका कैसे फैलती है बीमारी, मतलब जिस्म के अंदर कैसे फैलती है? जब एक न्यूक्लियाई या एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, तो ये सबसे पहले चला जाता है लिम्फ नोड्स के अंदर। वहाँ पे मैक्रोफेज फेज से, फैगोसाइट से बचता बचाता है, ग्रोथ करता रहता है। लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं, मैंने स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ, आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा। लेकिन लुब-ए-लुबाब उसका खुलासा यही है कि लिम्फ नोड्स के अंदर या लंग्स के अंदर जो हिलर रीजन में लिम्फ नोड्स हैं, उनमें जाके ये मल्टीप्लाई होता है और वहीं से
फैलता है और फैल के आगे भी दूसरों को भी फैलाता है। बाकी जिस्म में लंग से या लिम्फ नोड से कैसे जाता है, तो ब्लड के ज़रिए फैलता है। नहीं जी, अब बात करेंगे हम टीबी की कितनी टाइप्स होती हैं। वैसे तो हमने एक बात की थी कि जिस ऑर्गन में जाएगी, लेकिन अब हम वो तो ऑर्गन के हिसाब से, और अब जो है इसके अपनी जो जरासीम है उसके हिसाब से। तो पुल्मोनरी टीबी यानी लंग्स के अंदर, एवियन टीबी यानी परिंदों के अंदर, बवियन जैसे कैटल के अंदर टीबी, और मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस जब पूरे जिस्म में ब्लड के ज़रिए फैल जाती है तो उसको मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो ये 4 मेन टाइप्स जो हैं वो टीबी की हैं। लें जी, आखिर टीबी पेशेंट्स में कैसे नज़र आती है, या हम कैसे कहेंगे कि ये जो पेशेंट की शिकायत है, कंप्लेंट्स हैं, ये टीबी की तरफ जा रही हैं। तो ज़रा गौर से तवज्जो से सुन लें। 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार और खांसी, और बुखार भी लो ग्रेड का फीवर। लो ग्रेड से मुराद 100 फ़ारेनहाइट से डाउन हो, रात को स्वेटिंग होती हो और खांसी आ रही हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो ये इब्तदाई टीबी की अलामात हैं। अब जो WHO को प्रोग्राम है डार्ट्स, तो डार्ट्स में सस्पेक्ट केस की डेफिनेशंस में यही चीज़ें हैं। तो लिहाजा ऐसे किसी मरीज़ को जिसके 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, तो वो टीबी का सस्पेक्ट है, तो आप उसको अपने करीब तरीन डायग्नोस्टिक सेंटर पे भिजवा सकते हैं, सिर्फ एक ही उससे अलामत से। लेकिन क्लिनिकल पिक्चर्स टीबी में जो हम देखते हैं वो ये है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही हो, लो ग्रेड फीवर हो, फटीक, जिस्म में थकावट हो, रात को स्वेटिंग होती हो, भूख नहीं लगती हो, वेट लॉस हो रहा हो, और किसी दौर में टीबी को कहते थे येलो फीवर भी कहते होते थे। तो मरीज़ जो है पीला यानी येलो लग रहा हो, तो ऐसे तमाम लोग टीबी के मरीज़ हो सकते हैं, और किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एक दफ़ा टीबी के टेस्ट करवा लें। लें जी, ये सारी अलामात हैं, और हम इन अलामात के साथ डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आगे मुख्तलिफ चीज़ें देखे तो एडवाइस करेंगे। ये सारी अलामात जो हमने डिस्कस की हैं, ये पुल्मोनरी टीबी की हैं। बाकी जो आर्गन्स की टीबी है, हम वो अगली वीडियो में आर्गन बाई आर्गन देखेंगे कि स्किन की टीबी कैसे लगती है, पेट की टीबी कैसे, पेट की टीबी की अलामात क्या होंगी, दिमाग की टीबी की अलामात क्या होंगी, तो वह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अभी चलते हैं कि देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करने लगे हैं टीबी के टेस्टों के मतलब। तो टेस्टों के मतलब तो बड़ी आसान सी बात है। जब भी कोई लेडी हेल्थ वर्कर हमारे पास पेशेंट लेके आती है तहसील लेवल पे टीबी डॉट्स के डायग्नोस्टिक सेंटर पे, तो वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं होती, तो हम आसान से मुख्तसर से टेस्ट करवाते हैं। उनमें सिंपल CPESR के टेस्ट है, स्पुटम फॉर AFB स्मीयर टेस्ट है, यानी मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं हम उसका, और उसमें देखते हैं स्लाइड बना के कि AFB पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो हम उसको पुल्मोनरी टीबी के तौर पे ले लेते हैं, ना आ रहा हो तो हम एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी के साथ, इसी के साथ हम सिंपल चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ये तो तहसील लेवल पे हमसे जो टेस्ट हैं जो मौजूद हैं वो कराते हैं। इसके साथ जो पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा
कि जिसने हमें ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है, वो है जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट भी स्पूटम से भी हम कर रहे हैं टीबी तहसील लेवल पे, और बच्चों के स्टूल से भी टेस्ट कर रहे हैं। तो 0.11 भी कोई उसमें हुआ, जरासीम हुआ, कोई बैक्टीरिया हुआ, माइकोबैक्टीरिया, तो उसको भी डिटेक्ट कर लेती है ये मशीन। ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, और पहले इसके लिए हम पिंडी भेजा करते थे टीबी वाले अस्पताल में, सरदार बेगम नहीं, बाग सरदारा में अस्पताल था वहाँ पे, या फिर इधर मरी में शामली सैनिटोरियम में भेजा कर देते मरीज़ों को। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तहसील लेवल पे भी है, तकरीबन सारी तहसीलों में तहसील जीन एक्सपर्ट मशीन मौजूद है। ये 4 बेसिक टेस्ट हैं, और इसके अलावा जो आम टेस्ट हैं वो बाज़ का चेस्ट एक्सरे के साथ साथ हम चेस्ट सीटी स्कैन भी करवा लेते हैं। और जो सबसे अच्छा और गोल्डन टेस्ट है वो है पेशेंट के स्पूटम का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवा के देख लेते हैं। वो तो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड टेस्ट अभी तक यही माना जाता है। इसके अलावा टीबी गोल्ड टेस्ट भी है जो हम रेयर केसेस में करवाते हैं। तो ये इब्तदाई टेस्ट हैं। बाकी इस वक्त मार्केट में बहुत सारे टेस्ट हैं जो वैल्यूएबल हैं, नॉन वैल्यूएबल हैं। वो हर एक के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे टेफी डॉट है, IgG, IgM देख लेते हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो अभी तक मास्टर टेस्ट है जिसका मैंने ज़िक्र ही नहीं किया, लेकिन अब चूँकि इतना परफॉर्म नहीं होता तो शायद मैं इसलिए बोल के आया हूँ, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, जो यहाँ पे मंटूज़ वगैरह लगा देते थे, अभी भी बच्चों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ममालिक में यही मुस्तनद टेस्ट जाना जाता है। अभी भी मंटूज़ टेस्ट जो है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जिसको कहते हैं, वो जाना माना जाता है। तो ये इब्तदाई सारे टेस्ट हैं। बाकी अच्छा, इसी के साथ इसकी गलत फहमियाँ जो माशरे में फैलाई जाती हैं टीबी के साथ, और आपके आस पड़ोस वाले, मैं कहता होता हूँ ऐसे लोगों को पीपल ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़, POU वाले, तो POU वाले और दूसरे लोग जो हैं, ये ट्रीटमेंट के मतलब मुख्तलिफ़ अफवाहें, मुख्तलिफ़ बातें फैलाते रहते हैं, जो कि किसी भी टीबी की पेशेंट को नहीं माननी चाहिए। और जो डॉक्टर दोस्त अहबाब वगैरह देख रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पेशेंट को प्रॉपर गाइडलाइन दे दें, कि वो अपने मरीज़ों को बता के भेजें कि किसी और की बात नहीं माननी। गलतुल आम में, गलतफहमी में सबसे पहले जी कि दवाई बहुत गर्म है, और जिस मरीज़ को देते हैं वो कहता है जी होसड़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं कहता हूँ कि जी दवाई के साथ मसला ये है कि जो सोच के दवाई लेंगे, दवाई वैसा ही रिएक्शन शो करेगी, और अगर आप अच्छा सोच के लेंगे, अच्छा रिएक्शन शुरू करेगी। दूसरा जो है वो पेशाब का कलर चेंज करती है, रिफाम्पिसिन जो है वो दवाई जो है वो यूरिन का कलर, आंसुओं का कलर चेंज करती है। इसमें 1-2 दवाइयाँ ऐसी हैं जो यरकान भी काज करती हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि अगर इस तरह का कोई मसला हो तो दोबारा हमसे रब्ता करें। उसमें हम दवाई बंद करके कुछ दिनों के लिए यरकान की ट्रीटमेंट भी देते हैं, और वो पेशेंट बेहतर भी हो जाते हैं। तीसरी, इसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है ना, गलतफहमियों को सारियों को एक साइड पे रख के दवाई प्रॉपर और बला नागा लेने के साथ साथ आपको जो सबसे ज़्यादा करामंद चीज़ है वो है हाई प्रोटीन डाइट।
तो यही वो बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। मैं ख़ुद इसका मरीज़ रहा हूँ। जब मैं स्टडी कर रहा था रशिया में तो वहाँ पे पेशेंट रहा। तो मेरे एक रशियन दोस्त ने मुझे इसका देसी टोटका जो बताया वो था कि भेड़ का दूध लगातार पियो। मैंने पिया भेड़ का दूध, हलाल दूध है। मैं आप भी अगर आपको मिल सकता है तो बेशक पिए। इसके साथ हमारा एक वियतनाम का दोस्त था जिसने मुझे मशवरा दिया, और वो अभी तक जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, उसने कहा जी छोटा कुत्ते का पिला लेके उसको फ्राई करके खाओ। तो हमारे मज़हब में है ला शिफा फिल अहराम, कि आराम में कोई शिफा नहीं है। ऐसा ना तो किसी ने गद्दी का दूध पीना है, ना ब्रांडी पीनी है, ना कोई और चीज़ पीनी है, क्योंकि आराम चीज़ों में शिफा नहीं है। आप दवाई खाएं, अपने मुस्तनद डॉक्टर को रेगुलर चेक कराएं, और कोई अगर तब्दीली आपके अंदर आपको अपने अंदर महसूस हो तो अपने करीबी जो आपका इलाज कर रहे हैं उस डॉक्टर से रब्ता करें। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हम अगली वीडियो में दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं।